पंच परमेश्वरी भगवान। ही रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पैर पापे अभिमान छोड़ जग, नित्य नई मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। इसी भावना के साथ आज के सत्र को शुभारंभ करने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षक जोशी जी के लिए आमंत्रित करूंगा कि वह आज के सत्र को गति प्रदान करें। प्रज्ञा जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या पूछना चाह रहा हो कुछ, तो आप पूछें, अन्यथा आप हैंड डाउन कर लें। जी सर, 1 मिनट में कर रहे हैं अभी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, आप सबका अभिवादन करता हूँ। माँ सरस्वती का नाम लेके आज का सत्र शुरू करते हैं। सेकंड स्लाइड पे जाएंगे सर। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग टाइम से ज्वाइन कर रहे हैं। वैसे तो बात हुई थी कि 25 को हमको ज्वाइन कर लेना है, जिससे 30 को 14:30 को यानी कि 2:30 को हम स्टार्ट कर सकते। पर आज स्टार्ट करने में 5 मिनट लेट हो गया। क्यों? क्योंकि आप लोग जुड़ नहीं पाए। अभी अभी पार्टिसिपेंट लिस्ट देख रहे हैं तो 20 लोग अभी हैं। उसमें से 2-3 लोग तो जीएसएस से और मैं वैसे गिन के हो जाएंगे, तो बाकी कुछ 17-18 लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। ठीक है, अगली बार से हम ध्यान रखेंगे कि 2:25 को हम ज्वाइन कर लें, जिससे 2:30 पे हम स्टार्ट कर सकते। ठीक है, चलिए नीरज जी अगली स्लाइड कीजिए। ओके, तो बात हो रही थी हमारी इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग यानी कि प्रभावी सार्वजनिक भाषण। उसके बारे में जो भी बात की, उससे सीख के आप लोग हर रोज जो 2 मिनट का वीडियो भेज रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। जिन लोगों ने किया है उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियो डाल भी रहे हैं और क्या क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है वो भी आप डाल रहे हैं, जिससे मैंने आज का पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया है कि आपको अब तक जो प्रॉब्लम हो रही थी वो ना हो। ठीक है, तो हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, आप हर रोज अगर आपका अपना नियत कार्य करते जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। अपने नियत कार्य के मुताबिक हम कार्य कर सकेंगे और आपके अंदर जो भी डर बैठा हुआ है वो डर धीरे 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 खत्म होता जाएगा। वैसे तो 50% डर तो मैंने खत्म कर दिया है। आपको हर रोज असाइनमेंट देंगे और ये असाइनमेंट्स जो दिए जाते हैं वो आप करते भी हैं, उससे मैं बहुत खुश हूँ। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको डेली असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, तो असाइनमेंट्स के अंदर बहुत सारा चेंज भी आएंगे। 2 मिनट का टाइम है, वो टाइम बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, पर उसके अंदर कुछ ना कुछ नई चीजें भी ऐड होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। आसन एवं आसन का नाम। पिछली बार आसन की बहुत बातें हुई थी, मुझे लगता है कि आप सबने सुना होगा और आसन भी रखा होगा। तो आप में से कितने लोग हैं जिन लोगों ने अपने आसन को रखा है और आसन का नाम भी रखा है? जिन्होंने रखा है वो लोग कमेंट बॉक्स में डालिए हाँ, और आसन का नाम भी डालिए कि ये मेरे आसन का नाम है। ये करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आसन के साथ आपका एक अलग से जुड़ाव हो जाएगा। जब भी आप वहां पे बैठ के कोई सेशन अटेंड करेंगे तो एक अलग सी ऊर्जा आपको मिलेगी। हेलो, कौन बोल रहा है? ध्यान केंद्र, रश्मि जी ने ध्यान केंद्र नाम रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दूसरे किसी ने? हाँ, रक्षा जी ने ध्यानासन, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई? सहयोगासन, वेरी गुड। और ज्ञानानंद, अभिनंदन जी ने ज्ञानानंद नाम रखा है। सिर्फ 4 लोगों ने अभी तक रिप्लाई किया है। सुखासन, विवेक जी ने सुखासन नाम किया, वेरी गुड विवेक जी। और
इससे क्या होता है, आप करके देखिए तो आपको पता चलेगा। जब भी आप किसी चीज को कोई नाम देते हैं और उससे कनेक्शन बढ़ाते हैं, तब वो भी आपका एक हमसफर बनता है। जब भी आप कोई भी सेशन सीखने के लिए बैठेंगे, इस आसन पर बैठेंगे, तो एक अलग ही ऑरा क्रिएट करेगा ये आसन आपके साथ। और जो भी आप सीख रहे हो ना, उसको सीखने के लिए एक अलग ऊर्जा प्रदान करेगा। ठीक है, इसलिए ये है, ये कोई छोटे बच्चों का खेल नहीं है जो हम कर रहे हैं, पर ये बहुत ही जरूरी है। मैं भी आज की डेट में भले ही कुर्सी पे बैठा हूँ, पर वहां पे भी एक आसन रखा है। तो आप भी कुर्सी पे बैठ रहे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, कुर्सी पे भी आसन रख सकते हैं। समझ रहे हैं? आसन रखना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों ने रखा है, ज्ञान मार्ग आसन, विद्यासन, सुखासन, विशेषासन। तो जिन्होंने भी नहीं रखा है, उन लोगों को मेरी विनती है, हाथ जोड़ के प्लीज रखिए, और हमेशा उसके ऊपर बैठ के ही शिक्षा ग्रहण सर कीजिए। थोड़ा आवाज लाउडली हो सकती है आपकी। हाँ हाँ, हो सकता है। अब आ रही है आवाज ठीक से? हाँ ओके। ठीक। ओके, तो आसन रख के उस आसन पे ही बैठा कीजिए, अलग ऑरा हो जाता है, और उस ऑरा के मुताबिक आपको कुछ का कुछ नया संचार अपने अंदर से मिलेगा, नई शक्ति मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सर। नियत कार्य अभिवादन में आप सब लोगों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। किस किस ने बेहतरीन काम किया, सबके नाम लेना यहाँ मैं उचित नहीं समझता हूँ, इसलिए क्योंकि आप सब शिक्षक हैं। अगर किसी का नाम रह गया, जिन्होंने नहीं किया उनको पता है, ठीक है, मैं उनको यहाँ अपमानित करना नहीं चाहता। पर अगले सेशन से मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा, जो लोग काम करते हैं उनका, और जो लोग नहीं करते हैं उनका भी नाम लिखा जाएगा। तो मेहरबानी करके मेरी विनती है कि नेक्स्ट टाइम आपको जो भी काम दिया जाए, जो भी नियत कार्य दिया जाए, वो आप नियत समय में ही करें। कुछ लोग ऐसे मैसेज डालते हैं कि मैं बाहर थी, या मैं बाहर था, बाहर गांव था, इसलिए नहीं कर पाई, नहीं कर पाया। आपको सिर्फ 2 मिनट का वीडियो भेजना है। आप कहीं पे भी बाहर हैं, 2 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। मोबाइल हर हर जगह चलता है, ठीक है। तो ये कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको कोई बहाना नहीं देना है। आपको सिर्फ कार्य करना है। और अगर 8 बजे से पहले डालने को बोला गया है, तो 8 बजे से पहले ही डाल देना। आप मुझे ये बताइए, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंने 2 दिन कार्य नहीं किया, पर तीसरे दिन में तीनों दिनों का एक साथ करूं। जब हमको भूख लगती है, तब हम खाना खाते हैं ना। 2 दिन भूखे रह के तीसरे दिन तीनों दिनों का साथ में खा जाते हैं? नहीं ना। तो ये भी जो कार्य करना है ना, वो हमारे दिमाग के लिए खुराक का काम करता है। अगर दिमाग को खुराक नहीं मिलेगी तो दिमाग नहीं चलेगा। जैसे पहले सेशन में बताया था कि जिस भी चीज का इस्तेमाल करना अगर बंद किया जाए, तो वो चीज काम करना बंद हो जाती है। तो हमें हमारे दिमाग को खुराक देनी है, जिससे ये जो हम सीख रहे हैं ना, उसको और अच्छी तरीके से सीख सके। तो आपको नियत कार्य नियत टाइम में ही करना है। कितने लोग सहमत है इससे? कमेंट बॉक्स में डालिए। जो लोग सहमत है हम सब डालिए, हाँ लिखिए कि हाँ हम सहमत है। अब से हम नियत कार्य नियत टाइम के अंदर ही कर दें। वेरी गुड। शिवानी जी, अस्मिता जी, निशा जी, रश्मि जी, रिया जी, अभिनंदन जी, रामेश्वर जी, खुशबू जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से जो भी कार्य आपको दिया जाए, नियत टाइम में ही करना है। कोई बहाना नहीं देना है कि मैं बाहर गई थी, मैं शादी में गई थी, मैं यहाँ गई थी, मैं वहां गई थी। कुछ नहीं। कहीं पे भी आप जाओ, 2 मिनट का टाइम आपको मिल ही सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड सर। मैंने 2 वीडियो की जगह आपको 3 वीडियो भेजे। ठीक है, 3 वीडियो इसलिए भेजे हैं क्योंकि ये जो सेशन था ना, वो आउटपुट सेशन था आपका। पर पहले सेशन के बाद मुझे लगा कि आपको 2 इनपुट देने होंगे, उसके बाद में एक आउटपुट लूंगा। तो आज का भी इनपुट है, इसलिए मैंने 3 वीडियो आपको भेजे हैं। तीनों वीडियो में से आपने क्या सीखा वो आप सबको बताना है। कोई 2 लोग बताएंगे ऐसा नहीं, सबको बताना है। पर जो भी बताएगा उनको सिर्फ 3 चीजें बतानी।
तीन से ज्यादा चीजें नहीं बतानी है, क्योंकि दूसरा भी जो आएगा उसको भी बोलने के लिए कुछ चाहिए। और दूसरे जो आते हैं उनके लिए एक नियम है कि पहले में जो बोल दिया वो रिपीट नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए, सबसे पहले कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? शिवानी जी, हाँ बताइए। और इसके बाद जो भी लोग बताना चाहते हैं ना, वो लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम डाल दीजिए। मैं बारी बारी से सबको बुलाऊंगा। जितना जल्दी आएंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, बोलने के लिए बहुत कुछ होगा। जितने आप लास्ट में रहेंगे बोलने के लिए सब खत्म होता जाएगा। आपको तीन बातें बतानी है और वो बतानी है जो रिपीट नहीं करनी। ठीक है, चलिए शिवानी जी सादर आमंत्रित हैं। जी सर। तीनों वीडियो जिनेंद्र। सर पहले की दो वीडियो तो मैं नहीं देख पाई, लेकिन जो आपने बॉडी लैंग्वेज की वीडियो भेजी थी वो मैंने जरूर देखी, और वो मैंने 2 बार देखी। तो उसमें ये पता चला कि अपन को बोलने के लिए बॉडी लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है। कि अपन किस लोगों से किस हिसाब से आई कांटेक्ट करते हैं, और अपना टच कैसा रहता है, और अपन स्पेस कितना देते हैं। तो ये सब चीजें सर बॉडी लैंग्वेज की बहुत जरूरी होती है। अगर अपन को एक अच्छा बहुत अच्छा एंकर बनना है, तो सबसे पहले अपन को अपनी बॉडी लैंग्वेज में ही सुधार करना पड़ेगा। यही सर। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने वीडियो 2 बार देखी, और मुझे इतना दुख भी है क्योंकि आपने पहली 2 वीडियो। वो है ना? सर मैं आपकी सेशन खत्म होने के बाद वो 2 वीडियो जरूर देखूंगी, वो मैं नहीं देख पाई, सॉरी सर। पर नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखना, जितने भी वीडियो भेजे जाते हैं वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी जी सर। वीडियो के ऊपर नेक्स्ट जो आपका सेशन होता है ना वो होता है। ठीक है, तो अगर आपने वो देख लिया होता तो आज जो भी हम सिखाने वाले हैं वो जल्दी से आप सीख। ठीक है, जी सर। चलिए। अब कौन बताना चाहेगा? किसी ने ग्रुप में तो डाला ही नहीं, कमेंट बॉक्स में नहीं डाला। आप सबको बोलना है, आज आप सबको बोलना ही बोलना है। सिर्फ शिवानी जी ने बोला है। और कौन बोलेगा? रिया राजपूत जी। नमस्ते अगर सर। यस, बोलिए बोलिए। सर जो सिर्फ आपने तीनों वीडियो डाली हैं तो हमने सब तीनों देखी हैं, बोलिए। लेकिन हमें जो दूसरी है वो जो तीसरी वीडियो है उसको हमें 2-3 बार और देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें हमें अच्छे से समझ में नहीं आई हैं। उसका अगर हम बार बार अध्ययन करेंगे तो मतलब अच्छे से आएगा समझ में। लेकिन फिर भी जो हमने ऑब्जर्व किया है वो हम आपको बताएंगे। हमने पहली और तीसरी वीडियो के विषय में तो बहुत अच्छे से लिखा है, लेकिन हमें दूसरी वीडियो और अच्छे से देखनी है। लेकिन एक एक चीज सबकी बताएंगे हम। जो पहला वीडियो था उसमें ये था कि आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, लेकिन रेस्ट भी आपको जरूरी है। क्योंकि कभी कभी ओवर थिंकिंग भी हो जाती है, कभी सकारात्मक भी सोचते हैं, कभी नकारात्मक भी सोचते हैं। तो रेस्ट बहुत जरूरी है। और अपने जीवन में अच्छी अच्छी आदतों को लाना, अच्छा मतलब सकारात्मक विचार ही उसमें कहा गया है। उन्होंने कहा कि यदि आपने पहला दिन है, यदि आपने अच्छी आदतों को ऑब्जर्व किया तो आपका पहला दिन अच्छा जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा दिन भी अच्छा जाएगा, और तीसरा दिन तो 90% अच्छा जाएगा, जब तक अब आपके बीच में कोई रुकावटें या कुछ ऐसी चीजें ना हो जाए जो आपके लिए परेशान करने वाली हो। दूसरी में था इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी वाला बताया गया है कि उसमें नर्वसनेस तो सबको होती है, चाहे वो कोई अच्छा स्पीकर हो बुरा मतलब जो नया नया हो, सबको होती है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि जज नहीं करना है खुद को या दूसरों को कि इसको नर्वसनेस क्यों हो रही है। और उन्होंने ये कहा कि जो अंतर्मुखी मतलब है वो एक जो एक्सट्रोवर्ट है, जो बाहर मुखी है, उससे अच्छे से बोल सकता है। क्यों? क्योंकि वो उस विषय की अच्छे से प्रिपरेशन करता है, जो प्रिपरेशन करता है वो अच्छे से कर पाता है। और तीसरे वीडियो में सर बॉडी लैंग्वेज के बारे में था, उसमें कहा था कि 70% जो हम व्यक्त करते हैं वो हमारी बॉडी लैंग्वेज ही व्यक्त करती है। इसमें बॉडी लैंग्वेज के प्रकार भी बताए गए हैं, इसको इम्प्रूवमेंट कैसे करना ये भी बताया गया है। जो सबसे अच्छी चीज ये लगी, मतलब जो हम खुद में देखी है, वो था उस सर का और हाथ का जो मूवमेंट था, कि आपको सर किस प्रकार का करना है, आपको अपने हाथ किस प्रकार रखने हैं, छाती को कैसे करना है, स्माइल कैसी रखनी है, मतलब माहौल के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसी रखनी है। तो ये 3 चीजें सर हमने इसमें मतलब शॉर्ट में बताई हैं सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बारीकी से इसको देखा है वीडियो को और समझा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप सारे वीडियोस देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जी बहुत आगे बढ़िए। और चलिए, और कौन बताना चाहेगा? सरोज जी। जी।
अभिनंदन जी। जी सर, नमस्ते। बोलिए। नमस्ते सर। मैंने सर एक वीडियो देखा है अभी, और तो अभी देखूंगा। तो उसमें जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं उनके बारे में बताया गया है। इंट्रोवर्ट अर्थात अंतर्मुखी लोग जो बाहरी लोगों से ज्यादा घुल मिल नहीं पाते। लेकिन इसमें बताया गया है कि यदि ऐसे लोग भी जो बहुत ज्यादा बोल नहीं पाते हैं या बहुत ज्यादा दूसरे लोगों से हिल मिल नहीं पाते हैं, वो भी बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं यदि वो प्रैक्टिस करें और यदि वो अपने अभ्यास या तैयारी अच्छे तरीके से करें। उसमें उदाहरण दिया गया है कई लोगों का कि जैसे महात्मा गांधी या बराक ओबामा जैसे जो महान व्यक्तित्व, विश्वव्यापी व्यक्तित्व रहे हैं, वो भी कभी इंट्रोवर्ट रहा करते थे, ज्यादा लोगों से बोल नहीं पाते थे, लेकिन वो भी सफल वक्ता बने। तो यदि कोई चाहे तो अभ्यास करके और थोड़ा सा हिम्मत जुटा करके यदि प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत अच्छे सफल वक्ता बन सकते हैं। यही है। अभी मैं और 2 वीडियो देखूंगा सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी इच्छा ऐसी है कि आप सभी वीडियो देखें। अगर आपने तीनों वीडियो देखे होते तो आप बहुत अच्छी तरीके से अभी व्यक्त कर पाते, और बाकी जो भी हमारे सहायक शिक्षक हैं हमारे साथ, वो लोग भी इससे सीख। सही है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन बताना चाहेगा? हाँ, सरोज जी, आपने बोलना शुरू। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सरोज जैन जी। आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है। बोलिए बोलिए। सादर जय आमंत्रित। जगन सर। जय जगन। सर हमने 2 वीडियो तो नहीं देख पाए, बस ये तीसरा वाला जो वीडियो था उसको देखा है बहुत अच्छे से। जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक वक्ता के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर बॉडी लैंग्वेज को हम अपने बस में रखते हैं तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, और बॉडी लैंग्वेज की वजह से दूसरे लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि ये हमारी बॉडी भी वो भाषा बोलती है जो हम मुंह से बोल रहे हैं, और उसके साथ साथ लोगों को समझ में भी आ जाता है कि ये क्या बोलना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं। तो मेरे विचार से बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। और वीडियो में देख के सर आपको जरूर बताऊंगी अगली बार। मैं नहीं देख पाई, मैंने नहीं देख पाया। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपने नमस्ते। भी हेलो। हाँ, आपने भी बहुत अच्छी तरीके से देखा है। एक वीडियो देखा है, उसके बारे में भी आप अच्छा बोले हैं। चलिए, आप ट्राई करना दूसरी बार कि आप सारे वीडियो देख पाए। ठीक है। चलिए, अब कौन बताएगा? सर नमस्ते। नमस्ते। सर मैंने वीडियो तो देखे हैं, थोड़े थोड़े देखे हैं, पूरे तो वीडियो नहीं देखे हैं, और उसमें से जो समझ में आया है मैं वो व्यक्त करना चाहता हूँ। चाहिए। एक ये वीडियो था। दूसरा वीडियो था इंट्रोवर्ट का। इंट्रोवर्ट कहता है इंट्रोवर्ट हूँ मैं, कैसे बोल सकता हूँ, मुझे तो बोलने में डर लगता है, हिचकिचाहट होती है। तो उनको समझाया कि भाई आप इंट्रोवर्ट भी हो तो भी आपके पास बोलने की सामर्थ्य है और आप बोल सकते हो, आप अच्छी तैयारी करके अपने आप को व्यक्त कर सकते हो। तीसरा था बॉडी पोस्चर के बारे में कि भाई हमें किस तरह से बैठना चाहिए, हमारे कंधे झुके नहीं होना चाहिए, हमारे पैर, हमारी स्माइल, इन सभी के बारे में है। तो इस प्रकार से तीनों ही वीडियो किस प्रकार से हमें बोलने की, किस प्रकार से हमें बोलना चाहिए, मानसिक रूप से भी किस तरह से हमें तैयार रहना चाहिए, तो इन सारी चीजों को फोकस करने वाला। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेहतरीन आपने समझाया। और कौन बताना चाहेगा? खुशबू जी ने हैंड रेस किया है। यस, खुशबू जी, सादर आमंत्रित है। आपकी आवाज नहीं आ रही है खुशबू जी। आवाज आपकी कट हो रही है।
नहीं अभी भी खुशबू जी आवाज नहीं आ रही है। सर इनसे कहिए वीडियो बंद करके थोड़ा बोलें तो हो सकता है साफ आए। आप वीडियो बंद कर दीजिए और अगर ईयरफोन डाले हैं तो वो निकाल दीजिए और सीधा मोबाइल से बोलिए तो शायद आपकी आवाज आएगी। खुशबू जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए तब तक हम नहीं आ रही है। अब आ रही है क्लियर सर? हाँ आवाज ले लीजिए। तो सर आज हमने आज तीसरी वीडियो देखी है जिसमें हमने बहुत मतलब बॉडी लैंग्वेज के बारे में सीखा कि जब हम बोलते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज भी सेम एक्सप्रेस करती है, तो हमारी क्लैरिटी, ट्रस्ट और रिपुटेशन बढ़ती है। अगर हम अपनी बातों को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना कि खुद की बॉडी लैंग्वेज को समझना इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम किसी भी व्यक्ति से आई कांटेक्ट के साथ बात करते हैं तो उसमें हमारा 80% आई कांटेक्ट मेंटेन करना होता है और 20% आई एक्सप्रेशन करना होता है। इसलिए हमारे लिए बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बढ़िया खुशबू जी, धन्यवाद आपका। और कौन बताना चाहेगा? सर आज का जो वीडियो मैंने देखा उसमें मुझे ये लगा कि हमें स्पीच देने के साथ साथ में अपने एक्सप्रेशन भी सही रखना चाहिए। अगर हम एक्सप्रेशन सही रखेंगे तो हम स्पीच सही दे पाएंगे और उसके लिए हमारा बॉडी का एक्सप्रेशन सही पोस्चर पर होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, बॉडी लैंग्वेज के सिवाय पहले 2 वीडियो में इसने कुछ देखा ही नहीं। और कौन बताएगा? रामेश्वर जी आप कब बताएंगे? चलिए रामेश्वर जी आप बताइए, क्या देखा है तीनों वीडियो में? अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। सागर नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते रामेश्वर जी, बोलिए बोलिए। सर बॉडी लैंग्वेज के बारे में तो ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताता हूँ कुछ। ठीक है। वीडियो में जो आपने देखा वो बताइए ना। नहीं, नहीं बॉडी देखा? लैंग्वेज का दिखा वीडियो सर। तो उसमें अपन को जैसे स्टेज पे जाते हैं तो अपन को सबसे पहले अपने बोल का तरीका होना चाहिए। जो अपन बोल रहे हो तो क्या आपको आप में विश्वास होना चाहिए और अपना खड़े होने का तरीका अलग होना चाहिए कि सामने वाले को आकर्षित हो जाए अपने। दूसरा बात होती है सर इसमें कि अपन जैसे किसी को बता रहे हैं बोल रहे हैं तो उसमें आपको झुक के बात नहीं करना चाहिए। ठीक है। तना होना सीना एक सा तना होना चाहिए। अगर बैठ के बात करते हैं तीसरे पॉइंट में तो बैठ के अपन को बैठ के एक सीना तान के भी खड़ा बैठा होना चाहिए सर। सही है। ठीक सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार। और रेखा जी, रेखा शुक्ला जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जी, सर तो मैं 2 वीडियो तो नहीं देख पाई लेकिन मैंने तीसरी वाली वीडियो देखी थी जिसमें सबसे ज्यादा बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। इसमें सबसे पहले तो ये बताया है कि जितना मतलब कि हम बोलते हैं तो उसमें कम से कम 70% हमारी बॉडी ही लैंग्वेज करती है। उसके हम जैसे एक्सप्रेशन देते हैं तो हमें इसी में सुधार करना है क्योंकि बॉडी लैंग्वेज आधी सी बातें बता जाती है। और इसमें 80 और 20 का फॉर्मूला होता है आई कांटेक्ट में, जिसमें हमें उतना ही 80 का कांटेक्ट रखना पड़ता है और 20 का एक्सप्रेशन भी देना पड़ता है सामने वाले को। जब हम बात करते हैं तो हमें हाथों का यूज करना है कुछ इस प्रकार से ताकि बातों को समझाने में आसानी हो। और लोगों से मिलने से मतलब टच हमें किस प्रकार से करना है, किस तरीके से खड़ा होना है, हाथों का कहाँ यूज करना है, पॉकेट में नहीं डालना है।
कुछ इस तरीके से हमें हाथों का यूज करना है। हाथ मिलाना है तो कुछ इस तरीके से मिलाना है ताकि सामने वाले को लगे। बात करते हैं तो हमारा आई कांटेक्ट उनके सामने होना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि हाँ इंटरेस्टिंग है ये बात करने में। बात करना इनके लिए सही लग रहा है हमारे लिए। और हमें अपने एक्सप्रेशन चेहरे के भी देना है बात करते समय ताकि व्यक्ति को आसानी से समझ में आए। कुछ इस प्रकार से सीख सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। बहुत कुछ सिखाया आपने भी। चलिए, और कौन बताना चाहेगा? अभी तो बहुत लोग बाकी है। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बोलिए सर बोलिए। मैंने 2 वीडियो तो नहीं देखी है, वो अभी देखूंगी। जो बॉडी लैंग्वेज वाली वीडियो देखी थी उसमें ये कि जब अपन दूसरों से बात करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, हम किस प्रकार से उससे बात कर रहे हैं, हाथ हाथ अपने कहाँ पे जा रहे हैं या कुछ भी। और जो उसमें बॉडी लैंग्वेज के प्रकार भी बताए थे कि फेस एक्सप्रेशन है वो कैसा देना चाहिए, आई कांटेक्ट जब दूसरे से बात करते हैं तो किस प्रकार से देना चाहिए, यहाँ वहां नहीं देखना है, फेस टू फेस बात करनी है। और जब आप उससे बात कर रहे हैं बोल रहे हैं तो आपकी वॉइस कैसी होनी चाहिए, और बॉडी लैंग्वेज के जो मतलब क्यों जरूरी है इसके भी वो 11 प्रकार बताए थे कि सबसे जरूरी तो उसमें से है स्माइल। अगर फेस पे आपकी स्माइल रहेगी तो आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो अच्छे से दूसरों को समझ में भी आता है, और आपकी तरफ वो थोड़ा सा बढ़ता भी है कि किस प्रकार से आप बात कर रहे हैं कुछ भी। ऐसा मतलब इस 11 प्रकार जो थे वो। बहुत बढ़िया प्रज्ञा जी। धन्यवाद सर। और कौन बताएगा? आपको अभी जो बोलना है ना वो रिपीट कुछ नहीं होना चाहिए। कौन सौरभ। बताएगा? हाँ, सौरभ जी, सादर आमंत्रित हैं। नमस्ते सर। सर मैंने नमस्ते। तीनों ही वीडियो देखे, वेरी गुड। और जो फर्स्ट वाला है वो इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं उन पर बेस्ड है कि इंट्रोवर्ट होकर भी वो कैसे स्टेज पर अपना कंट्रोल पा सकते हैं, कैसे, क्योंकि उसमें सबसे पहले ये बताया गया कि इंट्रोवर्ट एक अच्छा स्पीकर इसलिए हो सकता है क्योंकि वो अपनी स्पीच के लिए वेल प्रिपेयर्ड होता है, वो पूरी प्रिपरेशन करके जाता है। और उसके बाद उसमें काफी सारी चीजें आखिरी में 4 पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि एक कॉन्फिडेंस बताया है कि, है ना, एक उसमें एक एनर्जी रिलीज करके कोई कंसेप्ट बताया था, वो मुझे समझ में नहीं आया। सेकंड वाला वीडियो जो देखा सर हमने, सेकंड वीडियो में काफी चीजें उन्होंने मतलब कुछ साइकोलॉजिकल है उसमें, कोरोना का भी उसमें एक सीन है, और एक आदमी बीच पे टहल रहा है वो भी सीन है, कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है, लेकिन उसका कंसेप्ट मुझे नहीं समझ में आया सेकंड वीडियो का। और थर्ड वीडियो सर बहुत ही अच्छी थी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर कि फेस कैसे स्ट्रेट होना है और शोल्डर का कैसा पोस्चर होना है बोलते समय। यदि लो शोल्डर होता है तो वो लो कॉन्फिडेंस दिखाता है। इसके अलावा जब भी हम सामने वाले से बात करते हैं तो आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए। हाँ, और 2 प्रकार उसमें ये बताए कि या तो हम किसी को टच करके अपना एक्सप्रेशन करके अपना अफेक्शन उसको बता सकते हैं, या फिर स्पेस के साथ भी बता सकते हैं, ये उसमें बताया गया था। बाकी सर और दोबारा से वीडियोस देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। बहुत बेहतरीन। चलिए, अब मुझे लगता है कि सबको चांस देना इतना जरूरी मुझे नहीं लगता है क्योंकि आप सबने सब कुछ बता दिया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है वो लोग प्लीज देख लेना, और उसमें अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आती है तो वो मैं नेक्स्ट टाइम उसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, पर आप देखना 2-3 बार अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, और वो बहुत जरूरी है सीखना। ठीक है, चलिए, तो फीडबैक तो हम फिर से लेंगे। अभी आ जाते हैं ESP फार्मूला। हम जो भी करते हैं ना फार्मूला के ऊपर करते हैं। मैंने पहले सत्र में आपको एक फार्मूला दिया था, 8 मिनट फार्मूला। ठीक है, और अब आज जो दे रहा हूँ वो है ESP फार्मूला। सिंगल क्लिक कीजिए नीरज जी, ESP फार्मूला। ESP में ई है जो है वो है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट बहुत ही जरूरी है। आप सबके वीडियोस ऑन किस लिए रखे गए हैं? क्योंकि आपका और मेरा आई कांटेक्ट होता रहे। जब तक हम एक दूसरे की आंखों में देख के बातें कर रहे हैं
तब तक आपको लगेगा कि मैं आपसे कनेक्टेड हूँ। अगर हमारे वीडियोस बंद हैं और सिर्फ ऐसे ही बोलना है तो इतनी अच्छी तरीके से हम वार्तालाप नहीं कर पाएंगे। ये तो हुई ऑनलाइन की बात। जब ऑफलाइन होते हैं तब अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और उसके सामने देखते ही नहीं है, किसी दूसरी तरफ देख के बात कर रहे हैं, तो क्या वो सामने वाला आपसे कनेक्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। जब भी आप एज अ स्पीकर यानी कि वक्ता की तरह जब स्टेज पे जाते हैं तो आपके सामने एक बहुत बड़ा ऑडियंस है। उस ऑडियंस सर में आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है सर। ओके, एक मिनट, मैं इसको निकाल देता हूँ तो आवाज साफ आती है। अभी आ रही है? खरखरा रही है सर। ओके, तो जब भी आप कहीं पे भी एज अ स्पीकर यानी कि एज अ वक्ता जाते हैं तब आपके सामने एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आपका ऑडियंस है। ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट इस तरीके से करना है जिस तरीके से ऑडियंस को लगे कि आप उनके सामने भी देख रहे हैं। ठीक है, तो मान लो 500 लोग हैं तो आप 500 लोगों की आंखों में किस तरीके से देखेंगे? उसका एक फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, जितना भी आपका ऑडियंस है उसको 6 भाग में आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, ऑडियंस के बीच में से एक मानसिक रेखा बना देनी है और फिर उस जो बीच की रेखा है उसके बाद दो दो दूसरी रेखाएं बना देनी है, यानी 6 अलग अलग भाग में आपने ऑडियंस को बांट दिया। उसके बाद साइमल्टेनियसली आपको इस भाग से फिर इस भाग पे, इस भाग पे, सिर्फ इस भाग पे, फिर उस तरीके से आपको वापस इस तरफ देखते रहना है। तो ऑडियंस को लगेगा कि आप सबके सामने देख रहे हैं। अगर ऑडियंस को ऐसा लगा कि आप सिर्फ लेफ्ट साइड देख के बात कर रहे हैं तो राइट साइड की जो भी ऑडियंस है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। और अगर राइट साइड की ऑडियंस को लगा कि ये तो सिर्फ यही देख के बोल रहे हैं तो लेफ्ट साइड वाले डिस्कनेक्ट कर जाएंगे। तो सबको ऐसा लगना चाहिए कि आप सभी तरफ देख रहे हैं, तो उस तरीके से आपको आई कांटेक्ट करना है सभी के साथ। समझ में आ रहा है? तो ये है आई कांटेक्ट। इसके बाद अगर 2 या 3 लोगों के साथ आप खड़े रह के बात कर रहे हैं उस वक्त आपका आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए? तो जब आप बात कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में आपको सामने वाले की आंखों के अंदर देखना जरूरी है। और ऐसा नहीं कि उनकी आंखों में देख के ही सब कुछ बोला जाए, तो वो आई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर आई कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आई कांटेक्ट यानी कि कभी कभी उनकी आंखों में देखो, वापस आ जाओ उनके नाक की तरफ, ऐसे ये त्रिकोण बनना चाहिए। आंखों की तरफ, फिर नाक की तरफ, फिर थोड़ी देर इस आंख पे, इस आंख पे, फिर नाक की ओर, वैसे आप देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आई कांटेक्ट बहुत ही जरूरी है। ये तो मैंने बताया कि 2-3 लोग जब आप बात कर रहे हैं, पर आपको एज अ वक्ता यानी कि पब्लिक स्पीकर सीखना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी ऑडियंस को 6 अलग अलग हिस्सों में बांट दें और सभी हिस्सों की तरफ बारी बारी से आप देखते हुए बोलें। ठीक है, चलिए, नीचे एक फोटो दिया गया है, उसमें देखिए आप सब लोग अलग अलग तरीके से खड़े हैं। तो इसमें से सबसे ज्यादा बेहतरीन फुल कॉन्फिडेंस आपको कौन लग रहा है? आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। कोई बीच बोले वाला। कि कमेंट बॉक्स में सब लोग डालेंगे। कमेंट बॉक्स में किसी का कमेंट क्यों नहीं आ रहा है? ओके, 3 नंबर वाला थर्ड पर्सन। ओके, थर्ड पर्सन, सभी लोग थर्ड पर्सन बोल रहे हैं। तो थर्ड पर्सन क्यों? चलो इसका जवाब कौन देगा? बीच वाला थर्ड पर्सन, यस। सर क्योंकि हाँ पहला बोलिए। बंदा आई कांटेक्ट उसका सही नहीं है, यहाँ उस तरफ है, अपन ऐसा समझते हैं। दूसरा अपने हाथ बांधे हुए है, और तीसरा बिल्कुल उसका पोस्चर जो बॉडी का है बिल्कुल परफेक्ट है, और चौथा फिर अपने हाथों को रुके हुए, जो पांचवा भी ऐसे कर रहा है। तो मतलब जब आप अपने हाथों को बांध देते हैं तो आपका जो पोस्चर होता है बॉडी का बिल्कुल सही नहीं रहता। और जब आप खुले होते हैं, आपके चेहरे पे स्माइल होती है, आपका आई कांटेक्ट होता है, तो जो आपका थर्ड वीडियो था उसी पर बेस्ड था कि व्यक्ति का पोस्चर कैसा होना चाहिए, तो ये बेस्ट लग रहा है। वेरी गुड विवेक जी। देखा आप सबने, अगर वीडियोस आप तीनों देख के आते हैं ना तो जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ ना वो आपको जल्दी से कनेक्ट कर लेंगे आप।
देखिए फर्स्ट पर्सन जो है यहाँ पे, उनके हाथ एक दूसरे के साथ कुछ कार्य कर रहे हैं, उनके पैरों को की पोजीशन भी आप देखिए और उनका आई कांटेक्ट भी देखिए, सब कुछ मैच नहीं हो रहा है। तो उनके अंदर लेक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि कॉन्फिडेंस की कमी है। दूसरी जो महिला है उन्होंने अपने हाथ बांध के रखे हैं ऐसे। हाथ को बांध के रखना यानी कि आप जो भी बोल रहे हैं ना उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ठीक है। और उनकी पैर की पोजीशन भी देखिए, एक खड़ा है एक थोड़ा मुड़ा हुआ है, तो वहां पे भी कॉन्फिडेंस की कमी है। वो स्माइल है उनके फेस पे, आई कांटेक्ट है, पर उनका बॉडी जो दिखा रहा है वो बॉडी दिखा रहा है कि मैं लॉक हूँ यहाँ से, दोनों हाथों से लॉक्ड है। तीसरा पर्सन है, उसके पैरों के बीच में आप देखिए योग्य अंतर है जितना होना चाहिए। उनके कंधे भी खड़े हुए हैं, उनकी आंखों की स्टाइल देख लीजिए, वो आई कांटेक्ट में है पूरा, उनके फेस पे भी स्माइल है और उनके पूरे दोनों हाथ एकदम सही जगह पे, ठीक है। एक मिनट ना। हाँ ओके। और जो चौथा बैठा है ना, चौथी व्यक्ति है, उनके दोनों हाथ अपनी जेब में है। जेब में हाथ कब जाते हैं? जब आप कुछ और सोच रहे हो, आपके माइंड में कुछ और विचार आ रहे हो और आप जो भी करने आए हैं उसके बारे में अभी आप इतना मजबूती से फाइनलाइज नहीं है, यानी कि आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, तो दोनों हाथ जेब में है। पांचवा जो है, उनकी भी पैरों की पोजीशन देख लीजिए आप, वो हिल रहे हैं और लॉक किया हुआ है यहाँ से, ठीक है। हाँ उनके फेस पे स्माइल है, आई कांटेक्ट है, पर वो ज्यादा देर रहेगा नहीं अगर उनका ये लॉक खुला नहीं। तो जब भी हम एक वक्ता की तरह स्टेज पे जाते हैं ना, तब हमारे बोलने से पहले लोग हमारी बॉडी लैंग्वेज से हमें पहचान लेते हैं। उनको पता चल जाता है कि ये जो बोलेगा उसमें कितना मजा आने वाला है या नहीं आएगा, इसके अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है। पहले के जमाने में क्या था कि अगर किसी बंदे को आंखों से पहचानना हो तो 7 मिनट का टाइम लगता था, 7 मिनट्स, 7 मिनट लगते थे कि उनको पहचान लेते हैं। जैसे बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने में 7 मिनट लगते थे। अभी आप मानोगे नहीं, वो टाइम कम होते 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 अभी अगर पुरुष किसी और को नापना चाहे तो 15 सेकंड लगते हैं उसको, 14 से 15 सेकंड लगते हैं फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने में अपने माइंड में सामने वाली व्यक्ति की। पर स्त्रियों को, यानी कि जो मेरी माँ बहन है यहाँ पे, उन लोगों को ये क्रिएट करने में सिर्फ और सिर्फ 6 सेकंड लगते हैं। कितने? सिर्फ 6 सेकंड। पहले 6 सेकंड में वो नाप लेती है सामने वाले व्यक्ति को कि वो कैसा है, उसके खड़े रहने के स्टाइल से, उसके बोलने के स्टाइल से, कुछ भी कोई भी स्टाइल, अगर वो कुछ बोलता भी नहीं और ऐसे ही खड़ा है तो उसके खड़े रहने के स्टाइल से भी सामने वाली व्यक्ति को पता चल जाता है कि इसका कैरेक्टर क्या है। तो सिर्फ 6 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो हमें हमारा बॉडी जेस्चर पोस्चर ऐसा रखना है कि सामने वाली व्यक्ति हमें सीधा ही पहचान ले और फर्स्ट इंप्रेशन हमारा लास्ट इंप्रेशन बन जाए। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही पॉजिटिव हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। चलिए एक क्लिक और कीजिए नीरज जी। एस फॉर स्माइल, ESP फॉर्मूला है ना, उसमें एस फॉर स्माइल। जब भी आप किसी से भी बात करें XYZ, अगर विथ स्माइल आपने बात की है ना, तो 90% चांस है कि आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आप ये करके देखना। सबसे बड़ा हथियार जो हमारे पास है या मेरी बहनों के पास है वो है स्माइल। अगर स्माइल करके किसी से भी कुछ भी काम करवाना हो सकता है। आप देखना, अगर आप मोबाइल पे हैं किसी को काम दे रहे हैं तो 50% चांस है कि वो मोबाइल पे ना कर देगा, पर अगर आप आमने सामने हैं और विथ आई कांटेक्ट विथ स्माइल आप बात कर रहे हैं, तो आप कोई भी काम करवाना चाहे 90% चांस ये है कि सामने वाली व्यक्ति आपका काम करेगी ही करेगी। निधि जी आप अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज। हाँ थैंक यू। तो अगर विथ स्माइल आपने काम किया तो सारे लोग आपका काम करना शुरू कर देंगे। निधि जी की स्माइल बहुत अच्छी है, वो अभी स्माइल कर रहे हैं। उसी तरीके से आप सबको भी स्माइल करना है, जैसे रक्षा जी कर रही हैं अभी, जैसे विवेक जी कर रहे हैं।
मुझे जिनके फोटो दिख रहे हैं उनका नाम बोल रहा हूँ, बाकी सब भी कर रहे होंगे पर सबके फोटोज दिख नहीं रही अभी। चलिए, तो स्माइल करना इतना ही जरूरी है। जब आप स्टेज पे जाके किसी भी विषय के बारे में एज अ वक्ता बात करेंगे तो विद स्माइल बात करनी है, तो सामने वाले व्यक्ति आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। अगर स्माइल से कनेक्ट हुआ हुआ व्यक्ति है तो वो बहुत ही ध्यान से आपकी पूरी बात को समझेगा और सुनेगा। सही है। तो स्माइल एक बहुत ही बड़ी चीज है हमारे इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग में। एंकरिंग में भी स्माइल इतना ही जरूरी है। आप मार्क करना, आप टीवी शोज देख रहे हो, आप किसी भी प्रोग्राम में गए हो, वहां पे जो वक्ता आते हैं ना, विद स्माइल ही बात करेंगे। टेलीविजन पे भी जो भी होस्ट है, जो भी एंकर है, विद स्माइल ही बात करेंगे। अगर वो अपना मुंह चढ़ा के यानी कि विद बगैर स्माइल से बात करेंगे तो आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको मजा भी नहीं आएगा सुनने में। समझ रहे हो? ओके। देन ईएसपी में पी जो है वो है पोस्चर। एक और क्लिक कीजिए नीरज जी। पोस्चर जो है, पोस्चर किसे बोलते हैं? आपके खड़े रहने का स्टाइल। जेस्चर और पोस्चर दोनों ही बहुत ही जरूरी चीजें हैं। आपका हैंड मूवमेंट्स, आपके खड़े रहने का स्टाइल, आपके कंधे का स्टाइल, आपके सिर का स्टाइल, ये सब कुछ बहुत जरूरी है। आप खड़े रहते हैं जब सीधा एकदम खड़े रहते हैं, छाती को बाहर निकाल के, कंधे एकदम सीधे और थोड़े पीछे की ओर, और आप अपना फेस एकदम सीधा रख के विद स्माइल जब करते हैं ना, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आती है। आप सब मेरे साथ एक बार कीजिए। एकदम सीधे, जहां पे भी बैठे हैं एकदम सीधे बैठ जाइए, कंधे एकदम सीधे करके, छाती थोड़ी बाहर की ओर, और सिर एकदम सीधा, और थोड़ा स्माइल कीजिए। आप अपने अंदर से एक नई ऊर्जा प्राप्त कर रहे हो, ऐसा आपको अनुभव होगा। कितनों को हुआ ये अनुभव? कमेंट बॉक्स में डालिए। जितनों को भी ये अनुभव हुआ कि मैं अंदर से संचार पा रहा हूं या पा रही हूँ, एक नई शक्ति का संचार हो रहा है, वो लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे। कमेंट्स थोड़ी देर से आ रही है या आप लोग देर से कर रहे हो मुझे पता नहीं, पर अभी तक एक भी कमेंट आई नहीं है। हाँ, अभी आना शुरू हुआ है। रेखा जी ने वीडियो के साथ में भी किया था और अभी भी किया है, तो एक अलग संचार महसूस हुआ होगा आपको। सही है। तो हमेशा आप जब भी जाएं स्टेज पे, तो आपको 1 मिनट वहां पे खड़े रहना है, एक लंबी सांस लेनी है, फिर कंधे एकदम सीधे रख के, छाती थोड़ी बाहर रख के, फेस को एकदम स्ट्रेट रख के, विद स्माइल आपको शुरुआत करनी है। तो आपकी शुरुआत इतनी अच्छी होगी कि आगे के जो भी वाक्य आपको बोलने हैं वो अपने आप स्फुरित होते जाएंगे और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से बोल पाएंगे। ठीक है, चलिए सर। तो स्माइल बहुत जरूरी है, आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है, और जेस्चर पोस्चर आपका सही होगा तो आपको सब लोग सुनेंगे और प्रेम से सुनेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड पे जाते हैं। नीरज जी हमारी मदद करेंगे उसके लिए। यस सर। नीरज जी नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो ये है स्क्रिप्ट तैयार करना, सबसे ज्यादा जरूरी चीज। आप स्टेज पे भी चले गए, आपके जेस्चर पोस्चर सही हो गया, आप बॉडी लैंग्वेज सही कर रहे हैं, आप स्माइल के साथ आई कांटेक्ट भी कर रहे हैं, पर सबसे पहले जरूरी है स्क्रिप्ट तैयार करना। आपको क्या बोलना है वो तो तैयार करना पड़ेगा ना, उसके बगैर तो बोल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट तैयार करने से पहले आपको एक चीज से गुजरना होगा, और वो है अपने श्रोताओं को पहचानना, यानी कि नो योर ऑडियंस। नो योर ऑडियंस में क्या क्या जानना जरूरी है ऑडियंस के बारे में। जब भी आपको कोई बुलाए कि इस जगह पे आके आपको ये बोलना है, तब सबसे पहले आप आयोजकों से ये चीज जान लीजिए कि ऑडियंस में कौन लोग हैं। ऑडियंस ऑडियंस में सभी शिक्षक हैं, या बच्चे हैं, या फिर एमबीए के स्टूडेंट हैं, या सीए के स्टूडेंट्स हैं, या पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, पता है, या फिर सिर्फ महिला मंडल की बहनें हैं, या फिर वयोवृद्ध लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं। ये आपको पता होना चाहिए।
अगर आपको पता है कि आपके श्रोता ये हैं तो आप उनके मुताबिक स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं। उनका एजुकेशन क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, ठीक है, ये सब जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये एक बार जान लिया तो आपको पता चल जाएगा उनके साथ किस तरीके से बात करनी है। अगर छोटे बच्चे हैं 10वीं कक्षा या उससे कम कक्षा के, तो आपका पूरा स्क्रिप्ट अलग होगा। अगर सीनियर सिटीजन्स के साथ आपको बात करनी है तो उनका पूरा स्क्रिप्ट अलग होगा। अगर एमबीए स्टूडेंट से बात करनी है तो उनका पूरा स्क्रिप्ट आपका अलग होगा। और अगर शिक्षकों से ही बातें करनी है तो उनके लिए भी आपको पूरा स्क्रिप्ट अलग से तैयार करना होगा। तो जैसी आपकी ऑडियंस होती है उस तरीके से आपको स्क्रिप्ट तैयार करना जरूरी होता है। चलिए, आपको पता चल गया कि ऑडियंस कौन है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद होती है शुरुआत। शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले कोई भी विषय आपको दिया गया है, विषय के बारे में समझना जरूरी है। अपने अंदर एक विश्वास पैदा करना है कि इस विषय के बारे में मैं जो भी बोलूंगा वो सब पहले मुझे विश्वास होना चाहिए उसके ऊपर, तो ही मैं बता पाऊंगा। तो शुरुआत कैसे करें वो आगे हम देखते हैं। विगत में क्या हो, यानी कि जो बॉडी पार्ट होता है उसका मेन, तो बॉडी पार्ट में क्या डालना है, और फिर अंत कैसे करना है, ठीक है। चलिए सर, नेक्स्ट, नीरज जी नेक्स्ट। तो ये जो चीज है ना, स्क्रिप्ट कैसे तैयार करें, उसके लिए भी फॉर्मूला है हमारे पास। तो वो फॉर्मूला अब आपको बताएं। ये है फॉर्मूला, इट्स अ सैंडविच फॉर्मूला। इसे बोलते हैं सैंडविच फॉर्मूला। सैंडविच आप सबने खाई है ना? कमेंट बॉक्स में डालिए हाँ या ना। कमेंट बॉक्स में डालिए कितने लोगों ने सैंडविच खाया है। रश्मि जी ने नहीं खाया है। चलिए, बहुत सारे लोगों ने सैंडविच खाया है। अगर खाया नहीं है रश्मि जी आपने, तो देखा तो होगा ही, और नहीं देखा तो ये फोटोग्राफ में मैंने रखा है, आप देख लीजिए, ठीक है। शुरुआत 15% होनी चाहिए, बीच का हिस्सा जो है वो 70% होना चाहिए, अंत जो है वो 15% होना चाहिए। आपने जब भी सैंडविच खाया हो तो आपको पता होगा कि ऊपर और नीचे दोनों एक ही समान परसेंटेज में ब्रेड होता है, और ज्यादा मसाला बीच में होता है, तभी आपको सैंडविच खाने में मजा आता है। अगर मान लीजिए ऊपर का जो ब्रेड है वो नहीं है, सिर्फ मसाला है और नीचे का ब्रेड है, और आपको वो सैंडविच खाना है, क्या आपको मजा आएगा? नहीं आएगा। मान लीजिए चलो नीचे का ब्रेड निकाल दिया, ऊपर का ब्रेड और मसाला, तो मजा आएगा? नहीं आएगा। चलिए ऊपर का नीचे का दोनों ब्रेड निकाल दीजिए और सिर्फ बीच का मसाला है, तो सैंडविच बोला जाएगा उसको? तो भी नहीं बोला जाएगा। मान लो बीच में मसाला है ही नहीं, ऊपर का और नीचे का दोनों ब्रेड है, वो मिला के खाना है, तो मजा आएगा? नहीं आएगा। यानी कि इस सैंडविच फॉर्मूला के अंदर शुरुआत, बीच का हिस्सा और अंत तीनों का उतना ही जरूरियात है। अगर कोई एक चीज भी ना हो, शुरुआत, बीच का हिस्सा या अंत, इन तीनों में से कोई एक चीज भी नहीं है, तो आपका जो भी स्पीच है वो बेस्ट स्पीच नहीं बन सकता, सामने वाला उसे कनेक्ट ही नहीं करता है। समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले ये शायरी से शुरुआत कर सकते हैं, पर ये सब लिखते जाना बहुत जरूरी है। शायरी से शुरुआत कर सकते हैं, पर आपका जो विषय है ना, उसके विषय के समकक्ष शायरी होनी चाहिए, उस विषय को टच करती होनी चाहिए। शायरी कुछ और ही बोल दी आपने। अगर विषय है आपका मीरा भारत महान, और शायरी आप लैला मजनू की किसी शायरी से शुरू करेंगे, तो वो कनेक्ट नहीं होगा विषय को। तो विषय को कनेक्ट हो वैसे शायरी से शुरू कर सकते हैं, या फिर किसी कहानी से शुरू कर सकते हैं, या फिर कोई एग्जाम्पल यानी उदाहरण से शुरुआत कर सकते हैं, या फिर सवाल पूछ के शुरुआत कर सकते हैं। सवाल ऐसा होना चाहिए जिसका जवाब आप जो चाहते हैं वही आए। सवाल ऐसा ही होना चाहिए कि अगर आपको हाँ बुलवाना है ना, तो ऑडियंस सिर्फ हाँ बोलेगी, आपको ना बुलवाना है तो ऑडियंस सिर्फ ना बोलेगी। ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए कि आधी ऑडियंस हाँ बोले और आधी ऑडियंस ना बोले, वरना शुरुआत में ही आप गोल गोल घूमते रह जाएंगे और आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। तो शुरुआत ऐसा होना चाहिए आपको। मान लो नरेंद्र मोदी जी जब बोलते हैं ना, तब आप सुन रहे होंगे,
वो बोलते हैं कि भारत को आगे ले जाना है या नहीं ले जाना है, तो सब क्या बोलेंगे? ले जाना है। सही है। तो ऐसा सवाल होना चाहिए कि उसका जवाब सब लोग एक ही दें। ठीक है। तो शुरुआत हम ऐसे करेंगे और हमारे जो भी हमको सब्जेक्ट दिया गया है उस सब्जेक्ट से मिलता जुलता होना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। इस तरीके से आपने शुरुआत कर दी। नेक्स्ट नीरज जी। हाँ, बीच में एक रह गया। ओके, शायद स्लाइड ही रह गई। चलिए रहने दीजिए। शुरुआत इस तरीके से हुआ, अंत कैसे करेंगे? तो अंत होगा एक प्रेरक उदाहरण से या फिर शायरी से या हैप्पी एंडिंग से। आप कोई भी फिल्म देखते हैं ना, तो फिल्म में आपको मजा कब आता है? जब उसके एंड में हीरो जीत जाता है, विलन हार जाता है, तभी आपको मजा आता है ना। किसी फिल्म में अगर हीरो मर गया और विलन जीत गया तो वो फिल्म हिट होती है क्या? नहीं होती। सबको मजा आता ही नहीं। तो एक हैप्पी एंडिंग सबको चाहिए ही चाहिए। प्रेरक उदाहरण यानी कि एक एग्जाम्पल जो आपने सेट किया पूरी आपकी स्पीच के दरमियान, वो आपको वहां पे डालना है। जो आपने पूरी स्पीच में बताया है ना, उसका सारांश जिसमें आ जाए वैसा एक एग्जाम्पल आपको यहाँ डालना है। या फिर ऐसी कोई शायरी डालनी है जिस शायरी के अंदर आपको ये पूरा जो आपका स्पीच है उसका सारांश करना है। ठीक है। जैसे हमने शुरुआत सवाल से की थी ना, वैसे एंड भी हम सवाल से कर सकते हैं, पर वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे सर, नीरज जी। तो जो एक स्लाइड बीच में रह गया उसकी बात कर लेते हैं। बीच का जो मसाला है ना 70%, उसमें क्या क्या होना चाहिए? तो 70% मसाला जो है वो हमें जो भी विषय दिया गया है ना, उस विषय के ऊपर, उस विषय को पकड़ के हमें बात करनी है। तो वो जो डेटा हमें चाहिए ना, वो डेटा कहाँ से आएगा? वो डेटा आएगा, एक तो है आंतरिक स्रोत, हमारे खुद के स्रोत। आंतरिक स्रोत किसे बोलते हैं? अनुभव, कल्पना शक्ति और एग्जाम्पल्स। अनुभव यानी सेल्फ सेल्फ एक्सपीरियंस। आप सबका पास कुछ ना कुछ अनुभव हुआ होगा किसी ना किसी विषय में। तो जब वो विषय के बारे में बोलना है तो हमारा आंतरिक स्रोत सबसे पहले यूज करना है। क्योंकि अगर हम सेल्फ एक्सपीरियंस से बोलते हैं ना, तो बोलने की 99% शक्यताएं चली जाती है। हम भूलते नहीं, उसको पूरा अच्छी तरीके से विद कॉन्फिडेंस बताएंगे। दूसरा है कल्पना शक्ति। आप कल्पना कर सकते हैं, अपनी कल्पना से लिखी हुई स्क्रिप्ट है ना, उसको भी भूल नहीं सकते आप। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी। और तीसरा एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल जितने ज्यादा यूज करेंगे ना, तो एग्जाम्पल में भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो आप आंतरिक स्रोत से बाहर ला सकते हैं। और आंतरिक स्रोत से जो बाहर लाई गई चीजें हैं उससे आप भूल नहीं सकते, यानी कि गलती की क्षमता 0% हो जाती है, गलती नहीं होगी। उसके बाद आगे नीरज जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बाहरी स्रोत, सिर्फ आंतरिक स्रोत से तो काम नहीं होगा। आंतरिक स्रोत से सबसे पहले ले लिया डेटा जितना भी निकल सकता था, उसके बाद बाहरी स्रोत। तो बाहरी स्रोत में क्या क्या आता है? एक तो मित्रगण आते हैं। मित्रगण में आपके दोस्त, आपके दोस्त से आप पूछ सकते हैं। फिर पुस्तक यानी कि बुक्स, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जिनके अंदर बहुत सारा ज्ञान डाला हुआ है। उस ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपने को पढ़ने का शौक है, पढ़ने की हॉबी है आपकी, तो आपने पुस्तकें पढ़ी होंगी, तो उसके अंदर से भी बहुत कुछ मिल सकता है। उसके बाद है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में आपको जो करंट अफेयर्स है ना उसके बारे में पता चलेगा, तो वो भी बहुत जरूरी है। उसके बाद टीवी यानी कि टेलीविजन पे आप देखते हैं, न्यूज चैनल्स देखते हैं, टेलीविजन पे बहुत सारी चीजें आती है जिससे आप कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। उसके बाद यूट्यूब, कोई भी विषय के ऊपर कुछ भी सीखना हो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। इंटरनेट पे सब कुछ मिलता है। ठीक है। उसके बाद शायरी, वो भी बाहरी स्रोत हो गया। कहानी, कहानी भी बाहरी स्रोत हो गया। और सवाल, सारी चीजें बाहरी स्रोत से आए। सबसे पहले आंतरिक स्रोत का उपयोग करना है। आंतरिक स्रोत में जो भी आपको मिला वो लिखना है। उसके बाद ये बाहरी स्रोत से ये सारी चीजें लेनी है। इन सब से भी हमारे जो विषय है उसके संगत जो जो चीजें आपको मिलती है वो चीजों को आपको इकट्ठा करना है और वो डेटा कलेक्ट करके
हमारा जो सैंडविच था उसका 70% जो बीच का मसाला था ना वो बनाना है। समझ रहे? चलिए आगे, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, नियत कार्य तो मैं आपको दे रहा हूं पर अभी बाकी है। जो भी आपको ये सैंडविच बनाना मैंने सिखाया ना, कितने लोगों को उसमें कोई सवाल है? प्लीज क्वेश्चन कीजिए। उसके बाद बहुत ही बेहतरीन बात मैं बताने जा रहा हूँ। जो भी ये सैंडविच फॉर्मूला आपको दिखाया, उस सैंडविच फॉर्मूला में कोई सवाल है आपका? सर जब शुरुआत करते हैं तब हाँ। प्रायः अपन यही बोलते हैं कि मैं इस विषय पे बोलने जा रहा हूँ, या दूसरों को पहले अभिवादन करते हैं, इस तरह से अपनी बात रखते हैं। सो इसका कोई मतलब एक तरीका है। आपने कहा शायरी लाओ, कहानी लाओ, तो शुरुआत हम सीधे ही कहानी से कर सकते हैं, कैसे करेंगे? हाँ, जरूरी नहीं है कि आप जब भी जाएं स्टेज पे तो आपको अपना विषय बोलने की जरूरत है ही नहीं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, अच्छा वक्ता वो होता है जो अपना विषय की बोले ही नहीं, लोगों को पता चल ही जाता है कि इस विषय के बारे में बात कर रहे हो। अगर जी लोगों को पता चल गया कि आप किस विषय पे बात कर रहे हो तो आपने कनेक्ट कर लिया है लोगों को, ये सबसे पहली बात है। अगर आपने वहां पे जाके आप अपना खुद का नाम बोला, उसके बाद मैं ये विषय पे बात कर रहा हूँ ये बोला, तो मैंने जैसे ही आपको बोला ना कि 7 सेकंड लगते हैं पर्सनालिटी चेक करने में, तो पहले 7 सेकंड में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पर आप किसी शायरी से, किसी कहानी से, किसी प्रश्न से यानी सवाल से स्टार्ट करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी एकदम हाई पे मानी जाएगी। ठीक है, सीधा कनेक्ट करेंगे लोग आपको। कि मान लो ऑडियंस के अंदर लोग मोबाइल में बिजी हैं या अंदर अंदर बातें कर रहे हैं, आपने कोई कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी बोली तो सारे लोग क्या करेंगे, आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, मोबाइल पे काम करना बंद कर देंगे, एक दूसरे से बात करना बंद कर देंगे और आपको सुनने लगेंगे। तो कनेक्ट हो गया। ठीक है, पर अगर आपने अपना खुद का नाम बोला, विषय बोला, इन सब में रहे तो वो लोग जो कर रहे थे वही करते रहेंगे। ठीक है, तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये हमें कभी नहीं करना है, हमारा नाम नहीं बोलना है, विषय नहीं बोलना है, सीधा हमें कहानी, एग्जाम्पल या सवाल से शुरू कर देना है। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन? रश्मि जी। सर जैसे हम स्टार्ट करते हैं ना, कोई भी जैसे मंच पे खड़े हुए हैं, तो जरूरी नहीं है, मतलब ये जरूरी रहता है कि डायरेक्ट ही शायरी हो या कहानी हो। तो पहले तो उस चीज को, सिचुएशन को देखना पड़ेगा कि मतलब जो श्रोतागण हैं, सुनने वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं। उनको पहले अपनी ओर खींचना पड़ेगा। तो किस चीज से उनके लिए क्या करें कि मतलब वो हमारी तरफ खींचे। और अपन डायरेक्ट मतलब वो अपनी तरफ देख ही नहीं रहे और शायरी बोलना शुरू कर दे, तो ये तो बात नहीं जमती ना उधर। तो अगर कोई जिस तरीके से, जैसे जगह मंदिर में है या कहीं भी है, जिस जगह पे है, तो पहले तो व्यक्तियों को देखना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति कैसा है। उस तरीके से उसको लाना पड़ेगा हमारी सोच से, अगर कहीं अगर सही हो तो। और इसके बाद फिर अपनी बात को शुरू कर सकते हैं सर। सही है रश्मि जी, सही बोल रहे हैं आप। पर जब आपको स्टेज पे बुलाया गया है एज अ वक्ता, एज अ स्पीकर आपको बुलाया गया है, तो जो भी वहां पे एंकर होगा, जो भी अनाउंसर होगा ना, उसने बोल दिया होगा कि आप अब ये आ रहे हैं, यानी आपका नाम उन्होंने बोल दिया। दूसरा, वो ये भी बोल देंगे कि आप किस विषय पे बोलने वाले हैं, तो ये नहीं सर, ऑडियंस। ये तो एंकरिंग का हो रहा है ना सर, कि जो वहां पर भाषण थोड़ी ना होता है। ये एंकरिंग मतलब वहां संचालन करना उस चीज का। नहीं नहीं नहीं, सुनिए, अभी जो हाँ हम सर। बात कर रहे हैं ना, अभी जो बात कर रहे हैं, हम हाँ वक्ता की बात करें, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। हाँ इसके बाद का जो सेशन आएगा ना, तब हम एंकरिंग शुरू करने वाले हैं। ये एंकरिंग शुरू नहीं हुआ है अभी। हाँ सर ठीक है, सर, वही हमें इसलिए लग रहा था क्योंकि ये हाँ, अपन तो तो एंकरिंग अभी का कर रहे थे ना। अभी हम मंच संचालन पे नहीं पहुंचे हैं, अभी हम स्पीकर तक पहुंचे हैं, ओके इफेक्टिव ओके। पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं। ठीक ठीक है, ठीक। तो एंकर ने बोल दिया है आपका नाम और आप किस विषय पे बोलने वाले हैं वो भी बोल दिया है।
लोग अंदर अंदर बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। आप सीधा शायरी शुरू कीजिए तो लोग कनेक्ट कर लेंगे सीधा कि ये क्या हो। उनको तो लगा कि ये कोई विषय पे बोलने के लिए आए हैं, आपने शायरी या कहानी बोली जिसमें उनको इंटरेस्ट आए, तो वो लोग सीधा आपको देखना शुरू करेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब मैं छोटा था ना, तब ऐसे कंपटीशन में बहुत पार्ट लेता था। तो मुझे एक विषय दिया गया कि पैसा बोलता है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये सारे लोग तो अंदर अंदर बातें कर रहे हैं, किस तरीके से मेरी बात सुनेंगे। तो मैंने क्या किया, परचूरन बहुत सारा, वो जो सिक्के आते हैं ना 1 रुपए के 2 रुपए के, वो सारे सिक्के मैंने 20-25 रुपए के इकट्ठा कर लिए और वो लेके मैं गया, पोडियम पे खड़ा हुआ और वहां से मैंने इस तरीके से पैसे छोड़े, यानी सिक्के छोड़े। तो सिक्कों की आवाज ठन 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 हुई, सारी ऑडियंस यहाँ पे देखने लगी। और फिर मैंने बोला कि पैसा बोलता है, पैसे की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है। इस तरीके से मैंने शुरुआत की। तो जितने भी लोग अलग अलग जगह पे देख रहे थे, बातें कर रहे थे, सारे कनेक्ट हो गए मेरे साथ। ये एक एग्जांपल है। तो आप भी ऐसा कोई भी आइडिया कर सकते हैं, पर लोगों को कनेक्ट करना है हमारे साथ, इस तरीके से शुरुआत करनी। ठीक है। उसके बाद हमारा जो बीच का मसाला है वो, और उसके बाद एंड। पर आपको याद रखना है कि अगर 2 मिनट, आपको 2 मिनट बोलना है, तो 15% ओपनिंग होना चाहिए, 15% एंडिंग होना चाहिए, और 70% होना चाहिए, वो होना चाहिए बीच का मसाला। तो अगर 2 मिनट बोलना है तो कौन बता पाएगा कि ओपनिंग कितने सेकंड का होना चाहिए? खुशबू जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप ऐसा कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर 2 मिनट का स्पीच है और 15% ओपनिंग में जाएगा, तो 2 मिनट का 15% यानी कितने सेकंड होगा? अठारह सेकंड। सर 18 सेकंड, 18 सेकंड। 18 सेकंड होगा। चलिए, सही है। तो 18 सेकंड आपको ओपनिंग के लिए यूज करना है, और 18 सेकंड क्लोजिंग के लिए यूज करना है। ठीक है। बाकी जितने सेकंड बचे, उस सेकंड्स में आपको बीच का मसाला डालना है। सही है। चलिए, तो दूसरी एक बात है, जब भी आप बोलेंगे ना, तो आपका बोलने का लहजा जो है, वो लहजा ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को पसंद आए और सामने वाला समझ सके। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो आरो अवरो से बोल रहा हूँ, यानी कि मेरा आवाज ऊपर नीचे करके मैं बोल रहा हूँ, जिससे आप समझ पाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप मान लीजिए, मैं अगर इस तरीके से बात करूँ कि आप जब भी किसी से बात करते हैं, लहजा एकदम कंप्लीट होना चाहिए, आरो अवरो होना चाहिए, मैं जो भी बोल रहा हूँ आपकी समझ में आना चाहिए। मैंने जो ये बोला फास्ट, कितने लोगों की समझ में आया? नहीं आया। पर मैं जब से शुरुआत हुई है तब से जो बता रहा हूँ, वो विथ लहजा, यानी कि आरो अवरो के साथ बता रहा हूँ, तो आप सबको समझ में आ रहा है। तो आपको वो लहजा इस्तेमाल करना है, जिससे सामने वाले को लगे कि आप उनका सम्मान कर रहे हैं। ठीक है। तो वो जब ये फील करेंगे ना कि आप उनसे सम्मान से बात कर रहे हैं, तभी वो सुनेंगे, उसके अलावा नहीं सुनेंगे। दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने नियत कार्य नहीं किया, ठीक है। तो मैंने आप सबसे क्या बोला कि मेहरबानी करके आप लोग अब नियत कार्य करना। आज मैं किन लोगों ने नियत कार्य किया है, किन ने नहीं किया है, ये बोल के आपको अपमानित करना नहीं चाहता, क्योंकि आप सब शिक्षक हैं और मैं भी चाहता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छी तरीके से सीखें। जिस तरीके से आपके क्लास में जो बच्चे हैं, उनको आप होमवर्क देते हैं और वो लोग होमवर्क करके नहीं आते, तो आपको कैसा फील होता है? वैसा ही फील मुझे होता है जब मैं आपको कोई नियत कार्य देता हूँ, वो आप नियत समय में नहीं करते। तो इस तरीके से अगर मैं बोल रहा हूँ तो आपको मजा है, सुन रहे ना। पर अगर मैं आप सबको डांटूं
तो क्या होगा, दूसरी बार से आप ज्वाइन ही नहीं करेंगे। मैं अभी आपको डांट नहीं रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कोई बुरा मत लगाना। एग्जांपल के बाद, एग्जांपल ही ऐसा है कि आप सबको पता नहीं चलता है। आप शिक्षक हैं, इतने बड़े हैं, मुझसे भी कुछ लोग तो बड़े हैं, तो भी आपको बोल बोल करना पड़ता है। आपको पता नहीं चलता है, दिमाग नहीं है क्या आप में, कि आपको सही टाइम में ये डालना ही डालना है। अगर आपको ये नहीं डालना है तो प्लीज ज्वाइन मत कीजिए, आना मत। अगर मैंने इस तरीके से बात की, इस लहजे से बात की, तो दूसरी बार आप लोग ज्वाइन करेंगे? अभी इतने लोग जो ज्वाइन है ना, उसमें से आधे रह जाएंगे। तो जब आप स्पीच देने के लिए स्टेज पे जाते हैं, या फिर किसी और के साथ भी, दो तीन लोग हैं उनके साथ भी बातें करते हैं, तो आपका लहजा ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को लगे ही नहीं कि आप उनको डांट रहे हैं। पहला जो मैं बोला ना, वो भी थी तो डांट ही, पर बहुत ही विनम्रता से मैंने बोला, तो आपको लगा भी नहीं कि मैं डांट रहा हूं, और आप अगली बार काम करेंगे भी। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपको सामने वाले से बात करनी है। दूसरा, जब कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, वो भी अगर हमें पता लगाना हो, तो हम उनके आई कांटेक्ट से पता लगा सकते हैं। ये एक दूसरा फॉर्मूला है, ट्रिक है, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। आप सब लोग आंखें बंद कीजिए, और जो मैं आपको फील करवाना चाहता हूँ वो फील करिए। और उसके साथ आप सब को ये बात भी ध्यान रखनी है कि आपकी आंखें जब बंद थी और आप फील कर रहे थे, तो आपकी जो आंखें हैं वो किस तरफ मुड़ी। ठीक है? ऊपर की साइड लेफ्ट जा रही है, ऊपर ऊपर की साइड राइट जा रही है, या नीचे की साइड लेफ्ट जा रही है, नीचे की साइड राइट जा रही है आपकी आंख, वो आपको फील करना है। ठीक है? चलिए, आंखें बंद कीजिए। सबकी आंखें खुली है अभी? हाँ, बंद, सबकी आंखें बंद। और अपने बचपन में आपका जो सबसे प्यारा दिन था, जिस दिन में आपने सबसे ज्यादा मजा किया था, उस दिन के बारे में सोचिए। आपके बचपन का वो सबसे प्यारा दिन, जब आप बहुत खुश हैं, आप सबके फेस पे स्माइल है अभी, क्योंकि आप बचपन का वो दिन याद कर रहे हैं। ठीक है? साथ साथ में आपको फील करना है कि आपकी आंखें किस तरफ घूम रही है। चलिए, आंखें धीरे धीरे खोलिए। ओके, सब अपने बचपन में जाके आए। चलिए, बचपन में घुमा दिया आप सबको। अब आप मुझे बताइए कि आपकी आंखें किस तरफ घूम रही थी जब आप बचपन के बारे में सोच रहे थे। कमेंट बॉक्स में डालिए। सबकी अलग अलग घूम रही थी। पर ह्यूमन साइकोलॉजी जो बोलती है वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। अगर सोचते समय ऊपर की साइड लेफ्ट, ऊपर और लेफ्ट साइड जब आपकी आंखें जाती है, तब, ये तो आंखें बंद थी इसलिए शायद किसी की राइट गई होगी, पर ऊपर की साइड लेफ्ट जब आपकी आंखें जाती है, उसका मतलब है आप उस बारे में सोच रहे हैं जो सचमुच हुआ है। मैंने क्या बोला आपको कि बचपन का वो सबसे प्यारा दिन, यानी आपको इमेजिन नहीं करना था कि ये होता तो अच्छा होता, आपको ये सोचना था कि ये हुआ है। जो बचपन का सबसे प्यारा दिन था उसके बारे में सोचना था। जिन लोगों ने बचपन के सबसे प्यारे दिन जो ऑलरेडी हो गया है उसके बारे में सोचा होगा, उनकी आंखें ऊपर की साइड लेफ्ट गई होगी। ठीक है? और जब कोई ऐसी चीज के बारे में आप सोचते हैं जो हुआ नहीं है, पर आप चाहते हैं कि हो, वो ऊपर की साइड राइट साइड जाएगी आपकी आंखें। उसका भी एग्जांपल लेते हैं। आंखें बंद कीजिए और ये सोचिए कि आपका ये जो सपना है,
आपका कोई सपना हो कि एक बड़ा घर चाहिए, एक बड़ी कार चाहिए, एक बहुत ही बेहतरीन जीवन साथी चाहिए जिसके बारे में आप सोचते हैं, उसको इमेजिन कीजिए। आपको कौन सी कार चाहिए, कैसा घर चाहिए आपको, आपको कैसा जीवन साथी चाहिए, उसके बारे में अगर आप सोचते हैं ना, अब धीरे धीरे आंखें खोलिए। जब आपने ये सोचा तो आपकी आंखें ऊपर की साइड, राइट साइड गई होंगी, सही है? हाँ। तो इससे ये साबित होता है, और बॉडी लैंग्वेज की बहुत सारी बुक्स में भी ये लिखा हुआ है, कि जब आप किसी से बातें करते हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अगर सामने वाला बंदा सच बोल रहा है तो उसकी आंखें ऊपर की साइड लेफ्ट तरफ अगर सोच के वो बोल रहा है, तो आप मान लो कि वो सही बोल रहा है। पर अगर आप पूछ रहे हैं और उस वक्त वो ऊपर की साइड, राइट साइड उसकी आंखें घूम रही हैं, तो समझ लो कि वो इमेजिन कर रहा है, बना रहा है, क्योंकि ऐसी कोई चीज हुई नहीं है और वो चाहता है कि ये हो, यानी वो इमेजिन कर रहा है अपने माइंड में, तो उसकी आंखें राइट साइड ही जाएंगी। वो अपनी आंखों को इस तरफ मोड़ ही नहीं सकता। तो वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, आपको पता चल जाएगा। आप अपने क्लास के बच्चों से भी जब पूछेंगे ना नजदीक बुला के कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, आपको पता चल जाएगा। पर आप सब अभी घर जाके अपने हस्बैंड से के सामने बैठ के उसको कुछ मत पूछना। अगर आपके घर में झगड़ा हो गया तो उसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, क्योंकि सबसे पहले लोग यही करते हैं कि चलो ये तो पहले देख लेते कि ये मुझसे सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। ठीक है? तो इसका दुरुपयोग नहीं करना है, इसका सदुपयोग करना है। उसी तरीके से जब मैं आप लोगों को पूछता हूँ ना कि आपने नियत कार्य क्यों नहीं किया, और आप जवाब देते हैं, वीडियो तो ऑन ही होता है, तो मुझे भी पता होता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। सिर्फ हम बताते नहीं है कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आप सब शिक्षक हैं और आपको सिखाने के लिए हम आए हैं। तो जितना भी हो सके आप अच्छी तरीके से सीखिए, वही हमारी मंशा है। ओके। तो ये आपको मैंने एक रामबाण दे दिया है, इसको घर पे यूज मत कीजिएगा, अपने स्कूल के बच्चों के साथ यूज कीजिएगा और दोस्तों के साथ यूज कीजिएगा। जब भी आप बात करें तो आपको पता चल जाएगा कि वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। पर ये ट्रिक सबको सिखानी जरूरी नहीं है, आपने सीख लिया बहुत है, सबको मत सिखाना। उसी तरीके से बॉडी लैंग्वेज बहुत ही काम की चीज है। जिस तरीके से आई कांटेक्ट मैंने दिखा ना आपको, कि आई कांटेक्ट से पता चलता है कि वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, उस तरीके से बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलता है कि वो सामने वाला बंदा आपको सुन रहा है नहीं सुन रहा है, आपकी ऑडियंस आपको सुन रही है नहीं सुन रही है। बॉडी लैंग्वेज एक बहुत ही बड़ा दूसरा विषय है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी जो सीखना है वो जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें है स्माइल, जेस्चर, पोस्चर, आपकी आई कांटेक्ट। ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं जो आपको सीखनी है। तीसरा, ये हाथ कभी लॉक नहीं हो जाने चाहिए। अगर बोलते बोलते ये हाथ लॉक हो गए ना, तो फिर आप अपना जो भी बोलना है ना उसको भी भूलते जाएंगे, क्योंकि हाथ वर्क नहीं करेंगे। हाथ अगर काम नहीं करेंगे, यहाँ पे लॉक हो गया तो ये लॉक ही रह जाएगा, तो आपके माइंड में से आने वाले विचार भी लॉक हो जाएंगे। एक मनुष्य के माइंड में हर सेकंड कुछ ना कुछ नया आता जाता है। 1 मिनट के अंदर 800 नए शब्द उसके माइंड में उत्पादित होते हैं। कितने? 800। उसमें से अगर आप बोलना चाहें तो 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 100 शब्द बोल पाएंगे। कितने? ज्यादा से ज्यादा, वो भी एकदम फास्ट बोले तो 100 शब्द बोल पाएंगे। बाकी के जो 700 शब्द है ना, वो कहाँ जाएंगे? वो भी कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलेंगे ना। तो वो निकल रहे हैं आपकी बॉडी से, आपके आई कांटेक्ट से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, आपके खड़े रहने के, बैठने के स्टाइल से, आपके हाथों के स्टाइल से, वो सारी बातें बाहर निकल रही है। तो मनुष्य झूठ बोल सकता है अपनी जुबान से, पर उसका जो बॉडी है ना वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो जो बॉडी लैंग्वेज सीख जाता है ना, उसको पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है। वो बैठा है तो क्या सोच रहा है, वो खड़ा है तो किस तरीके से खड़ा है, क्या सोच रहा है, उसके हैंड मूवमेंट्स क्या बोल रहे हैं। ये बॉडी लैंग्वेज बहुत ही बेहतरीन विषय है। एक वक्ता को बॉडी लैंग्वेज सीखना भी इतना ही जरूरी है। ठीक है? तो आप
दूसरों की बॉडी लैंग्वेज पे उनको रीड करना जरूरी नहीं है, पर अपना बॉडी लैंग्वेज सुधारे और अपने बॉडी लैंग्वेज को किस तरीके से कंट्रोल करे, ये सीखना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, तो आज जो जो सीखा वो सबसे पहले आई कांटेक्ट, दूसरा स्माइल, तीसरा आपका जेस्चर पोस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज, सैंडविच फार्मूला, किस तरीके से शुरुआत करनी है, किस तरीके से बीच के जो भी डेटा है उनको कलेक्ट करना है, किस तरीके से अंत करना है, शायरी, कहानी, सवाल, ये सब कहाँ से लाने हैं, आंतरिक स्रोत हैं, बाहरी स्रोत हैं, आंतरिक स्रोत कौन कौन से हैं, बाहरी स्रोत कौन कौन से हैं, ये सब कुछ आपको मिला के एक स्क्रिप्ट तैयार करना है। और वो स्क्रिप्ट फिर आप बोलेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप बोल पाएंगे। तो आज से जो आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, उस असाइनमेंट जो भी आप 2 मिनट का वीडियो बनाएंगे ना, वो वीडियो में ये सारी चीजें आनी चाहिए। और अब आपको बैठ के वीडियो नहीं बनाना है, अब आपको खड़े होके वीडियो बनाना है विथ जेस्चर पोस्चर, हैंड मूवमेंट्स, स्माइल, आई कांटेक्ट, ये सब कुछ आपके वीडियो में दिखना चाहिए। ओपनिंग और क्लोजिंग भी दिखना चाहिए। ये नहीं कि मेरा नाम शिवानी अग्रवाल है और मैं इस विषय के बारे में आज बात करूंगी, ये कुछ मुझे जानना नहीं। आपका नाम मुझे पता है, विषय भी मैंने ही आपको दिया है तो मुझे पता है। आपको सीधा स्टार्ट करना है शायरी से, कहानी से, सवाल से, और एंड भी करना है उसी तरीके से। और बीच का जो सामान है वो भी आपको डालना है। और ये सब कहाँ से आपको इकट्ठा करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब कितने लोग तैयार हैं, ये सब कुछ जो आप सीखा है उस तरीके से आप आज से वीडियो बनाएंगे। हैंड रेस करो। यस विवेक जी, रश्मि जी, यस वेरी गुड, ऐसा जी, ज्योति जी, वेरी गुड। मैं आशा रखता हूँ कि आप सब ने आज बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा है और आने वाले टाइम में भी आप अच्छे से अच्छे वीडियोस बना के भेजेंगे। और अगला जो हमारा सेशन होगा ना, वो होगा आउटपुट। ठीक है, उस आउटपुट में आप सबको इस सेशन के दरमियान 2 मिनट का प्रेजेंटेशन देना है, ओपनिंग, क्लोजिंग और बीच का मसाला उसके साथ। और जो भी आज सीखा है उस सबको उसमें मिला के आपको अपना आउटपुट देना है। वो आउटपुट का सब्जेक्ट क्या होगा वो भी मैं आपको ग्रुप में ही डालूंगा। ठीक है, तो आज ये खत्म होने के बाद आपको कौन सी 3 चीजें आपने आज नई सीखी जो आप अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे, वो भी आपको लिख के भेजना है, ग्रुप में ही डालना है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज, नेक्स्ट टाइम जब आप आए तो आप सबके पास एक नोट पैड और एक पेन होना चाहिए। जो भी व्यक्ति आके बोलेगा, आप सबको बोलना है, जो भी व्यक्ति 2 मिनट का प्रेजेंटेशन देगा उसके अंदर अच्छी चीजें कौन कौन सी लगी, वो 3 चीजें आपको लिखनी है अपने पेड पे। और एक चीज वो भी लिखनी है कि ये चीज में अगर थोड़ा सा सुधार हो जाए तो सोने में सुगंध आ जाएगी। तो एक चीज जहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो भी आपको लिखनी है। और ये सारी चीजें सबके बारे में लिखनी है, 3 सही पॉइंट, एक जो इम्प्रूवमेंट का पॉइंट, ये 4 पॉइंट सबके बारे में लिखने हैं और आपको ग्रुप में डालना है। समझ में आ गया? ये आपका असाइनमेंट रहेगा। और तुरंत का असाइनमेंट ये है कि जैसे ही खत्म होता है आपको ग्रुप में डालना है कौन सी 3 चीजें आज आप सीखे हैं जो आप अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे और एक अच्छे वक्ता बनेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी, सादर आमंत्रित हैं। जी बिल्कुल सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए और हमारी सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए, क्योंकि हमारा सेकंड सेशन था और इस सेशन वास्तव में एक अपने आप में समाने वाला सेशन रहा। एक अंदर ही अंदर सोचने पे मजबूर करने वाला ही सेशन रहा है। और आज एक प्रभावी वक्ता के तौर पे जो पद्धति सर ने बताई हैं वो बहुत ही कारगर हैं। अगर आप इसका इम्प्लीमेंट करेंगे और जो नियत कार्य सर ने बताया है उसे आप करेंगे तो एक सफल वक्ता बनने से, एक प्रभावी वक्ता बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसके अंतर्गत जो सर ने सैंडविच प्रणाली बताई है, या आंतरिक एवं बाहरी स्रोत के साथ साथ स्माइल, आई कांटेक्ट,
जैसी चीजें आप सर ने सेशन के माध्यम से बताई हैं, तो इन सभी को समाहित करके ही हम एक प्रभावी वक्ता बन सकते हैं। आशा है, पूरा विश्वास है कि ये सेशन आपके लिए एक रामबाण का कार्य करेगा, जो आपके नगर कस्बे विद्यालय में एक आपकी एक नई छवि को प्रदर्शित करेगा। क्योंकि समय हो चला है और हम पुनः प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे और ईश्वर की वंदना के साथ आज के इस सफल सत्र के समापन की घोषणा करेंगे। तो पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ दें, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करें। बोले महावीर भगवान जय। माया माने मत शर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिन्हें से तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। बोले महावीर भगवान की जय। इसी के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। हमारे ईपीएस ग्रुप में आपने जो आज सीखा है वो 3 बातें अभी से आपको ग्रुप में शेयर करनी है। यह आज का आपका पहला नियत कार्य है। एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर।